चोल साम्राज्य का नाम तो सबने सुना है ना? दक्षिण भारत के सबसे ताकतवर राजवंशों में से एक। पर कभी सोचा है कि आखिर उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कैसे किया? और सिर्फ खड़ा ही नहीं, उसे चलाया कैसे? आइए आज उनकी सफलता के इसी ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी बड़े साम्राज्य को अगर समझना हो ना, तो शुरुआत हमेशा उसकी ताकत के सेंटर से करनी पड़ती है। और चोलों के मामले में वो सेंटर कोई और नहीं बल्कि सिर्फ एक ही व्यक्ति था। जी हाँ, चोल साम्राज्य की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी सिर्फ एक धुरी, एक सेंटर पॉइंट के चारों ओर घूमती थी, और वो थे राजा। मतलब उनका अधिकार ही सब कुछ था। साम्राज्य की हर चीज, हर फैसला उन्हीं से शुरू होता था और उन्हीं पर आकर खत्म। लेकिन यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। देखिए, राजा की पावर भले ही एब्सोल्यूट थी, पर वो अकेले राज नहीं करते थे। उनको पता था कि समझदारी इसी में है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्रियों की एक परिषद से सलाह ली जाए। और सिर्फ यही नहीं, वो खुद भी दौरे करते थे, ये देखने के लिए कि जमीनी हकीकत क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से चल भी रहा है या नहीं। कह सकते हैं कि ये एक तरह का पुराना चेक एंड बैलेंस का सिस्टम था। और राजा के प्रति वफादारी का आलम तो सुनिए। ये वफादारी नहीं, जैसे कल्ट बन चुका था। जरा सोचिए, उनके जो पर्सनल बॉडीगार्ड्स थे वो इतने ज्यादा समर्पित थे कि कहा जाता है कि राजा की चिता पे वो खुद को भी कुर्बान कर देते थे। अब हो सकता है ये बात थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो, पर ये उस दौर की जो जबरदस्त लॉयल्टी थी ना, उसे जरूर दिखाती है। ठीक है, तो राजा तो हो गए सेंटर में, लेकिन कोई भी एम्पायर सिर्फ एक आदमी से तो नहीं चलता है ना। उसे चाहिए होती है असली ताकत, जमीन पर भी और समंदर पर भी। और बस यहीं पर चोल सेना की एंट्री होती है। चोल आर्मी की सबसे बड़ी ताकत का राज छिपा था उनके ऑर्गेनाइजेशन में। उन्होंने अपनी सेना को 3 मेन अंगों या कह लीजिए डिविजन्स में बांटा हुआ था। ये एक तरह की 3 pronged फोर्स थी जिसने उन्हें लगभग अजेय बना दिया था। जरा उस ताकत को इमेजिन कीजिए। बैटलफील्ड में गरजते हुए विशालकाय हाथी, दुश्मन की लाइनों को चीरती हुई तेज तर्रार घुड़सवार सेना और भाले लिए हुए सैनिकों की एक बहुत बड़ी पैदल सेना। ये तीनों जब एक साथ मिलकर हमला करते थे तो जमीन पर चोल साम्राज्य का दबदबा कायम हो जाता था। लेकिन जमीन तो सिर्फ आधी कहानी है। चोलों की जो असली ताकत थी ना, वो शायद जमीन पर नहीं बल्कि समंदर में थी। उनकी नेवी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उन्होंने मालाबार और कोरोमंडल के पूरे कोस्ट पर कब्जा कर लिया था। और तो और एक वक्त तो ऐसा भी आया जब पूरी की पूरी बंगाल की खाड़ी को चोल झील कहा जाने लगा था। अच्छा, सेना तो बहुत मजबूत थी और इलाके भी खूब जीते गए, पर इन जीते हुए इलाकों को संभालना भी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो सवाल ये उठता है कि चोल इतने बड़े साम्राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन चलाते कैसे थे? देखिए, चोल साम्राज्य कोई एक जैसा यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं था। ये एक तरह के पैचवर्क जैसा था। मतलब कुछ इलाके तो सीधे राजा के कंट्रोल में थे, पर कई ऐसे भी थे जहां लोकल शासकों और यहां तक कि आदिवासी समुदायों को भी काफी हद तक आज़ादी दी गई थी। और इस पूरे मिक्स सिस्टम को चलाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाया था। इसे समझने के लिए आज के सिस्टम से कंपेयर कर सकते हैं। सबसे ऊपर थे मंडलम, जिन्हें हम आज के प्रांत या स्टेट्स कह सकते हैं। उनके नीचे थे वालानाडु यानी कि जिले, और सबसे बेसिक लेवल पर थी इकाई नाडु, जो कई गांवों का एक ग्रुप होता था। और इस पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव इमारत की जो नींव थी वो यही नाडु थी। ये सिर्फ एक यूनिट नहीं थी बल्कि साम्राज्य के ग्रोथ का बेसिस थी। होता ये था कि जैसे जैसे खेती के लिए नई जमीन तैयार होती, आबादी बढ़ती, तो नए नए नाडु बनते जाते थे और इस तरह पूरा साम्राज्य ऑर्गेनिकली फैलता जाता था। अब यहाँ उनकी एक और बहुत ही क्लेवर पॉलिसी देखिए। जो अधिकारी थे उन्हें कैश में सैलरी नहीं मिलती थी, बल्कि उन्हें रेवेन्यू देने वाली जमीनें दे दी जाती थीं। मतलब साफ था, आप जिस जमीन को मैनेज कर रहे हैं उसे जितना ज्यादा प्रोडक्टिव बनाएंगे, आपकी अपनी इनकम भी उतनी ही बढ़ेगी। है ना कमाल का सिस्टम? तो अब तक हमारे पास क्या क्या है? एक राजा है सेंटर में, एक पावरफुल सेना है और एक ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन भी है। पर इस पूरी मशीन को चलाने के लिए फ्यूल वो कहां से आता था? तो इसका जवाब है ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर से। चोल शासक वाकई बहुत दूर की सोचते थे। उन्होंने शाही सड़कों का यानी रॉयल रोड्स का एक पूरा नेटवर्क बिछा दिया। और इस सड़कें सिर्फ इसलिए नहीं थीं कि सेना तेजी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके। नहीं, ये सड़कें असल में ट्रेड और कॉमर्स की लाइफलाइन थी, जो पूरे साम्राज्य में दौलत और खुशहाली फैलाती थीं। और सोचिए, जब इन सड़कों को उनकी पावरफुल नेवी का सपोर्ट मिला तो नतीजा क्या हुआ होगा? जबरदस्त। चोलों के जो बड़े बड़े ट्रेड गिल्ड्स थे वो जावा और सुमात्रा जैसे दूर दराज के इलाकों तक व्यापार करने लगे।
यही इंटरनेशनल ट्रेड उनकी इकोनॉमी का असली इंजन था। तो अब इन सभी पीसेस को एक साथ जोड़कर देखते हैं, आखिर चोल साम्राज्य की सफलता का ये ब्लूप्रिंट दिखता कैसा है। ये एक ऐसा शानदार सिस्टम था जिसमें हर हिस्सा दूसरे हिस्से को सपोर्ट करके और मजबूत बनाता था। देखिए कैसे। एक सुप्रीम राजा सेंटर में, जो आदेश देता था। एक पावरफुल आर्मी और नेवी जो उस आदेश को लागू करती थी। एक ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन जो स्थिरता बनाए रखता था, और एक डायनामिक इकोनॉमी जो इस पूरे सिस्टम को फंड करती थी। ये पावर का एक परफेक्ट सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल था। तो साफ है कि चोलों ने सिर्फ एक साम्राज्य नहीं बनाया, उन्होंने पावर का एक ऐसा मॉडल तैयार किया, एक ऐसा ब्लूप्रिंट बनाया जो आने वाली कई सदियों तक दूसरों के लिए एक मिसाल बना रहा। और ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि क्या आज भी दुनिया भर की सरकारों और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में हमें इस चोल ब्लूप्रिंट की कोई झलक देखने को मिलती है।